So dear students, I welcome you all once again on the platform of e-learning DST by रविराज कुमार एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये पहला लेक्चर है जिसमें आपको सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको ये समझाया जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी एंड इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक का वाई कि क्यों पढ़ना है वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपका क्लियर है तो आपको उस टॉपिक को समझने में, बता रहा हूँ मैं, ट्रस्ट मानिएगा 50% डिफ़िकल्टी वहीं पे ख़त्म हो जाती है आपकी। क्योंकि जब आपके पास वो चीज़ क्लियर होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये समझ में आ चुका है कि आप क्यों इसके बारे में स्टडी कर रहे हो एंड इसका एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, वो टॉपिक वहीं पे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सो जब तक ये लेक्चर आज का चलेगा, आने वाला अगला 15-20 मिनट आपके पूरे डिफ्रेंसिएशन के जो अब तक आपने नॉलेज एक्वायर किए हैं उस नॉलेज का कहाँ पे एप्लीकेशन करना है वो चीज़ बताया जाएगा इसमें। एंड ये 15 से 20 मिनट आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स एंड जिसके प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के टेक्निक्स जो हैं उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये 15 से 20 मिनट आप कहीं भी नहीं ना जाएं, एक सेकंड के लिए आप अपनी स्क्रीन को छोड़ के कहीं भी ना जाएं। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ hit the like button and just send your comment so that I can understand that you people are liking my videos. That will again push me back and again motivate me back to make more and more lectures for you guys. So start करते हैं आज के कंटेंट के साथ। आज हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला कंटेंट जो है आपका है ना, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मतलब यहाँ पे देखिए, नाम से पता चल गया ना कि जो डिफ्रेंसिएशन आप टॉपिक पढ़ चुके हो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में। बेसिकली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे करने का मतलब क्या है, मतलब आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का आपको यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये टॉपिक कवर अप करने के पहले है ना आपके पास दो टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज डिफरेंशिएशन एंड दूसरा टॉपिक आता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। कौन सा, स्ट्रेट लाइन। एंड स्ट्रेट लाइन में भी दो टॉपिक्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी सिर्फ दो टॉपिक की आपको जरूरत पड़ेगी। जो पहला टॉपिक है उसमें है रिलेशन बिटवीन स्लोप्स, है ना, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है, या तो परपेंडिकुलर लाइंस या पैरेलल लाइंस, इन दोनों के बीच का स्लोप का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एंड जो दूसरी चीज है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कौन से फॉर्म है, तो दो फॉर्म होता है ना, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये दो फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, तो आप ऐसे लिखते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स y इक्वल्स टू mx प्लस से लिखते हैं। एंड स्लोप पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं भाई, तो स्लोप पॉइंट आप इस तरीके से लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी आपको, जिसमें दो टॉपिक्स, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 वाली चीज़, एंड दूसरी चीज़ m1 इक्वल्स टू m2 वाली चीज़, है ना। ये पैरेलल लाइंस के लिए, ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो अगर आपके पास इतना कॉन्सेप्ट है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपका कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगा। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ एंड वेलोसिटी ले लिया और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि आप किसी तरीके से लिख रहे हो ना, 2t² + 3t लिखा, एक टाइम है ना, t स्टैंड्स फॉर टाइम के टर्म में आपने एक इक्वेशन लिख लिया जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे ना, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है।
मतलब फिजिक्स में पहले बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप ये चीज़, राइट। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे पूछ दिया, मीन्स v मतलब क्या होता है, तो ds/dt होता है, राइट। एंड एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो ये होता है dv/dt। तो dv/dt का मतलब d/dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, तो ds/dt। मतलब यहाँ पे क्या किया आपने, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, किसका, तो s का किया। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस के बीच की भी जानकारी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो दूसरा मैं बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ 3D ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिसमें सबसे पहला है कोन, दूसरा सिलेंडर, तीसरा आपका क्यूब हो गया या क्यूबॉइड हो गया, क्यूब या क्यूबॉइड, एंड चौथा आपको किसकी स्फीयर है ना। ये बेसिकली ये 4 फिगर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी इन द सेंस ये जितने भी 3D फिगर्स हैं इन सब के वॉल्यूम के बारे में, इन सब के सरफेस एरिया के बारे में, एंड जो भी इनका R एंड H के बीच का रिलेशन होता है, वो सारी की सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, राइट। सो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये 2 चीज़ हर एक फिगर के लिए आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंडर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एक सिलेंडर लिया यहाँ पे। अब इस सिलेंडर में वाटर फिल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वाटर फिल किया जा रहा है। तो वाटर जब फिल करेंगे आप इसमें, राइट, तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ रही, मतलब हाइट बढ़ रही है, और ये रेडियस तो चलो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। हाइट बढ़ रही है और वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही है। एंड इसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये वाली हाइट बढ़ेगी सरफेस एरिया भी तो बढ़ रहा है कि नहीं। तो सरफेस एरिया में भी चेंजेस आएंगे कि कितना सरफेस एरिया ये कवर कर रहा है, जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है। मीन्स व्हेन यू आर एडिंग द वॉल्यूम, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे हो सकता है दिया रहेगा, एंड आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हो सकता है पूछा जाए। तो कोई भी एक रेट आपके पास गिवन रहेगा, बाकी के जो रेट्स रहेंगे वो अननोन रहेंगे। किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे या किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे वहाँ पे आपसे बाकी के अननोन क्वांटिटी के बारे में पूछ सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर हम लोग करते हैं। एंड जो तीसरा टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया जाएगा, उस फॉर्मूले को बस याद रखिएगा ध्यान से, है ना। एक नया फॉर्मूले का यहाँ पे डेरिवेशन दिया जाएगा आपको, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ये होता है ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल कब होता है, क्यों पढ़ना है, ये सबसे पहले आपको समझाना होगा कि अप्रॉक्सीमेशन क्यों पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू बताएं मुझे आप, तो आप बोल देंगे सर इट्स 3। बट मैंने अगर किसी से पूछ दिया स्क्वायर रूट ऑफ 9.1 का वैल्यू बताएं आप, है ना, तो ये मुश्किल हो जाता है, हम वहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, राइट है। चलिए, तो ये इस तरह के वैल्यूज जहाँ पे कि आप उन वैल्यूज़ को आप इजी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप जज नहीं कर सकते हो कि क्या आएगा, हम वैसे कैलकुलेशंस के लिए अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं, राइट है। फॉर एग्जांपल और एक बता दे रहा हूँ मैं कि जैसे log ऑफ 1000 सपोज, ठीक है, 1000 लिया मैंने, बेस 10 में है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप 10⁻³ लिख लेंगे, बेस में 10 है तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। बट इसी की जगह पे किसी से अगर मैंने इससे पूछ लिया log ऑफ 1010 बेस 10, अब बताएं कि इसका वैल्यू क्या होगा। सर ये तो मुश्किल है, कैसे मुश्किल है भाई, क्योंकि ये पता ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब यहाँ पे 2 ही तरीका है, या तो आपको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा या तो आपको अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कि आप सिंपल से तरीके से उस फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पे आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रूल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी, रूल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रूल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी क्या कहता है कि किसी भी फंक्शन का किसी भी गिवन इंटरवल में, ठीक है, कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, कोई भी इस तरीके का फंक्शन, हमारे पास एक इंटरवल है भाई, ठीक है। रूल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी का इस्तेमाल एक्चुअली फंक्शन के मेन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको पूछेंगे वेदर दीज टू आर वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन और नॉट, एंड द कंडीशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दीज 2 थ्योरम्स विल बी गिवन इन द रेगुलर लेक्चर। ओके, नाउ कमिंग ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में यहाँ पे आपको बेसिकली जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि कोई फंक्शन आपके पास दिया है तो उसका नेचर कैसा है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, किस तरह से उसका नेचर है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली उसका नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे 5वां टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा
नेचर ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या इंक्रीज करके फिर कांस्टेंट रहा फिर डिक्रीज कर रहा है, किस तरीके से, मतलब बेसिकली आपको उसका नेचर, जैसे देख लीजिए आप y इक्वल्स टू एक्स लाइन ऐसा होता है इसका फिगर, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर इस तरीके से होता है, क्या आप देख रहे हो कि हमेशा इंक्रीज ही करता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीज ही करता जा रहा है। मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन आप ग्राफ के थ्रू यहाँ पे पता कर सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैंने y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स का वैल्यू बोला, तो ये बताओ ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है। मैंने y इक्वल्स टू लॉग एक्स बोल दिया, तो लॉग एक्स कैसा भाई, ये भी हमेशा इंक्रीजिंग है, ऐसा होता है। अगर y इक्वल्स टू मैंने कुछ और बोल दिया है ना, मान लो 1/2 रेज टू एक्स बोल दिया, तो इस तरीके से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको नेचर पूछा जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। बट जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग फंक्शंस लिए, ये ले लिया लाइन y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, ये ले लिया मैंने y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स कुछ, ठीक है, ये ले लिया मैंने y इक्वल्स टू 1/2 रेज टू एक्स, एंड ये ले लिया मैंने y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। तो ये सारे फंक्शंस की ग्राफ आप जान रहे हो, यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इस वजह से आप कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। बट जब आप बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आएंगे आपके सामने जिसका कि ग्राफ आप इस लेवल पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जिसके थ्रू हम बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा, एंड डिक्रीजिंग मतलब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा। अरे ये होता है। डेफिनेशन के साथ में आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया जाएगा, एंड सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, अच्छा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस किसी इंटरवल में फाइंड आउट करना होगा। तो अलॉन्ग विद द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आपने पढ़ा होगा वेवी कर्व मेथड, है ना, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया गया था इस आपके साथ में। दोबारा मैं इसका एक बार डिस्कशन करूंगा जब इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे कि किस तरीके से वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरवल्स में फंक्शन का या फिर उसके डेरिवेटिव का साइन का पता करेंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे नेगेटिव आएगा, एंड उस बेसिस पे कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन हम लोग पता करेंगे उसकी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जिन बच्चों का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर है उनके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही आसान है, राइट। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अपना बहुत क्लियर कर लीजिएगा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सो देखा जाए तो बेसिकली ये दोनों एक ही टॉपिक के अंडर ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, बट यहाँ पे अलग अलग करके आपके लिए रखा गया है कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन अलग हो गया एंड उसके बाद फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा अलग हो गया, तो ये दोनों एक ही टॉपिक है बेसिकली, राइट। तो ये 6 टॉपिक्स टोटल आपको पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, देन इट कम्स टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, देन तीसरा आता है आपका अप्रॉक्सीमेशन, फिर चौथा आता है आपका रोज थ्योरम एंड एलएमबीटी के बारे में पढ़ना है, पांचवा फिर आपको है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड छठा है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी तक की जितनी भी चीज़ें डिस्कस की गई, अगर ये आपके पास बहुत क्लियरली पहुंचा है तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का 50% काम हो चुका है। मतलब आप ये समझ चुके हो कि क्यों आपको ये पढ़ना है, बस अब आपको ये समझना होगा कि क्या आपको पढ़ना है, राइट। सो आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे ओनली, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start with the first topic of the application of derivatives, that is the application of derivatives to tangent and normals, जिसके लिए 2 टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली। पहला डिफरेंशिएशन, दैट इज ऑन वेरी बेसिक लेवल्स, अगर आपके पास चेन रूल भी क्लियर है तब भी काफ़ी है समझने के लिए इसको, एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 2 चीज़ फिर से आपको रिक्वायर्ड लगेगा, पहला क्या भी, पहला रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, एंड दूसरा है आपका स्ट्रेट लाइन्स के इक्वेशंस 2 फॉर्मेट में, पहला slope point form and दूसरा slope intercept form. So in the next lecture we will start with the first application of derivatives of the tangent and normal. So I am here signing out my today's session, and I hope this will be very helpful for you all students, and keep liking, keep subscribing, keep sharing my channels to maximum number of students, and especially share with those students who are completely unaware about BEST and they are completely unaware about my lectures. So please share to those students also, so that they can also take a benefit maximum. Thank you everyone, thanks a lot, and at last I just want to say you all, stay home, stay safe, take care of yourself, take care of your family,
कीप लर्निंग फ्रॉम BST, कीप वॉचिंग BST। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।